और अब बात उस शौर्य गाथा की करते हैं जिसके आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर इसके बाद वो वॉल ऑफ फेम भी जाने वाले हैं। कारगिल युद्ध की कलाकृतियों को देखने पीएम मोदी संग्रहालय जाएंगे। इसके बाद वो सेना के शीर्ष कमांडर से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी द्रास दौरे के दौरान शिंकुला टनल का वर्चुअल उद्घाटन भी करने वाले हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले पीएम मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बताते चले, कारगिल युद्ध में करीब 527 सैनिक शहीद हुए थे और करीब 1400 सैनिक ऐसे जो उस वक्त जख्मी हुए थे। और आज का दिन उन्हीं सैनिकों को नमन करने का है, उन्हें याद करने का है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज द्रास यहां पर पहुंचने वाले हैं। बताया यह जा रहा है कि वीर शहीदों को सबसे पहले जब वो पहुंचेंगे तो श्रद्धांजलि उनकी तरफ से अर्पित की जाएगी। जो उच्च अधिकारी हैं वहां पर, सेना के शीर्ष कमांडर्स हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। और जब आखिर में यहां पर वो वापस दिल्ली लौट रहे होंगे, उससे पहले एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सीधा रुख करते हैं, इस वक्त संदीप बोल मेरे साथ लाइव मौजूद हैं द्रास से। संदीप, आज उन शहीदों को नमन करने का, एक बार फिर से याद करने का दिन है जिन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से किस तरह से हमने देखा कि कारगिल की पहाड़ियों को वापस लाने का अथक संघर्ष किया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल कभी भी इस दिन को भूलते नहीं है। आज भी द्रास पहुंचने वाले हैं। क्या कार्यक्रम है, सबसे पहले बताइए। बिल्कुल, देखिए 25 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में एक महत्वपूर्ण लम्हा है। लेकिन इस वक्त अगर हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो 9:20 के आसपास उनको यहाँ आना है। और अभी मैं थोड़ा सा नज़ारा बदल के दिखाता हूँ कि किस तरीके के हालात इस वक्त यहाँ पे हैं। ये द्रास का वॉर मेमोरियल है। वो सामने आप देख सकते हैं कि जो तोलोलिंग की चोटियाँ हैं दिख रही हैं, उसके नीचे तिरंगा, और नीचे जो है 8 माउंटेन ड्यू का जो वॉर मेमोरियल है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके पीछे एक वॉल है, वॉल ऑफ फेम, जिसमें कि वो सारे सैनिक जो कि इस जंग में शहीद हुए थे, जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे उस युद्ध में, उनके नाम लिखे हुए हैं। प्रधानमंत्री वहाँ भी जाएंगे और उसके बाद यहाँ से ये सामने एक कैनोपी आप दिख रहे हैं, या बफोर्स के बगल में जो कैनोपी, यहाँ पे वो शिंकुला टनल का जो पहला जो ब्लास्ट करना है वो यहाँ से करेंगे। साथ ही ये एक मेमोरियल है और एक संग्रहालय है जो कि उस वक्त जब जंग हुई थी उस वक्त कई अलग अलग तरीके की जो है यादें यहाँ पे संजो के रखे गए हैं। जो वेपन्स हैं जो पाकिस्तान के थे, जिनको कैप्चर किया गया था, वो भी इसके अंदर है। प्रधानमंत्री इसको भी देखेंगे। और ये वो जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री उस टनल के लिए अपना एक कह सकते हैं कि पहला ब्लास्ट यहाँ से करेंगे। वर्चुअल मोड से होगा। यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वो टनल जहाँ बनाई जा रही है, 100 से 150 किलोमीटर दूर वो टनल बनाई जा रही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस वक्त पूरी तैयारियां हैं। लवीना न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हम लोग दिखा रहे हैं द्रास के वॉर मेमोरियल से कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के यहाँ पे आने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और पूरा जो वॉर मेमोरियल है जहाँ पे कि प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वहाँ भी उसको पूरी तरीके से फूलों से सजाया गया है। बैठने की व्यवस्था की गई है। जो अलग अलग डिग्नेटरीज हैं उनको बैठने के लिए यहाँ कैनोपी जो है उसको लगाया गया है ताकि ये यहाँ पे बैठकर वो प्रोग्राम देख सके। ठीक है संदीप, आप नजर बना के रखिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री का ये जो आज कार्यक्रम है बहुत खास रहने वाला है। मैं लौटूंगी आपके पास। कारगिल युद्ध में वीर चक्र हासिल करने वाले नायब सूबेदार की पोस्ट पर रहे मेहर सिंह ने जब 6 पाकिस्तानी मारे तो कैप्टन बत्रा बोले, ये दिल मांगे मोर। उस टाइगर हिल्स के ग्राउंड जीरो से सुनते हैं उस दिन की पूरी कहानी उसी वीर जवान की ज़बानी। इस वक्त मैं टाइगर हिल के ठीक सामने हूं और बात करते हैं कि ऐसे योद्धा से जो कारगिल युद्ध में जिनकी वीरता और शौर्य के बारे में जिनको जाना जाता है। मेहर सिंह साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं आप कहां के रहने वाले हो, और जिस तरह से इस युद्ध की अगर बात करें तो बहुत सारी कहानियां आप में छुपी हुई हैं। कैसे गांव से निकल के आप बाहर आए और उसके बाद भारतीय सेना में आए, उसके बाद जिस तरह से इस युद्ध की को आपने देखा होगा, आज भी 25 साल के बाद उसको याद करते होंगे, निश्चित तौर पे आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते होंगे। इसको आप अपने शब्दों में बताइए। रहने वाला मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। गलूलोट मेरा गांव है और बाकी जो है मैं 13 जैक से बिलोंग करता हूँ। मेरी पलटन कोच है जो 99 CIT सिटी सोपर से यहाँ पे
ऑपरेशन में मैं भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस दौरान मेरे को ये .540 पे कौन सा .540 जो कि अभी गन हिल के नाम से जाना जाता है, इस पर कब्जा करने का टास्क दिया गया था। तो यहाँ पे मैं बत्रा साहब के साथ था और यहाँ पर हमने बिल्कुल सेफ ऑपरेशन किया था, इसको अपने कब्जे में लिया था। तो यहाँ पर बत्रा साहब ने सक्सेस सिग्नल दिया था कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल बाइकी जोशी साहब को, ये दिल मांगे मोर। अच्छा, ये दिल मांगे मोर वाली जो बात है ये इस लोकेशन बिल्कुल .540 से, ठीक है। तो इस सफलता को देखते हुए हमें तुरंत दूसरा टास्क दिया गया .4875 जो कि मास्को वैली में है। ओके। हाँ, तो यहाँ पे साहब की शहादत हुई थी इस 7 जुलाई को। तो साहब को मनोप्रांत जो है परमवीर की तरह से नवाजा गया था बत्रा साहब को। उसके बाद फिर हमारा खून खोल गया और हमने तुरंत जो है दुश्मन की एंड से एंड बजाने का निर्णय ले लिया और लेजेरी को अपने कब्जे में लिया। तो यहाँ पे बिल्कुल हमने एक ऑफिसर ये 14 जवानों को उनके मार गिराया था और भारी मात्रा में हथियार सामान भी दिया। जो आपके जय घोष हैं, जी साहब, जय घोष को किनारे को जिस तरह से आप बोल करके जो आप लोग आगे बढ़े, तो उस वक्त की जो बातें हैं मैं उसको समझना चाहता हूँ कि उस वक्त में आपके साथी जितने थे किस तरह से उनके अंदर में ऊर्जा का संचार हो रहा था, किस तरह से था कि आज आर या पार। बिल्कुल, तो वो उसको मैं सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल, उस टाइम हम दुर्गे माता का नारा पुकारते हैं और जैसे हम दुर्गे माता का नारा पुकारते हैं तो हमारे में कुदरती जो है एनर्जी आ जाती है और हमने तुरंत जो दुश्मन के ऊपर धावा बोला और दुश्मन के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बत्रा साहब की जो बातें हैं, ये दिल मांगे मोर, और जिस तरह से आज भी बत्रा हिल्स ठीक हमारे पीछे है। जी बिल्कुल। तो कैसे पूरा मैनेज हो रहा था, किस तरह से वो आप लोग कहते हैं कि वफोस तोपे की जो आवाज़ जो है वहाँ तक आवाज़ पहुँच रही थी, किस तरह से डर जो है, डर तो हालांकि हमारे भारतीय जानमान में है नहीं, वो पाकिस्तानी डर के भाग रहे होंगे, और किस तरह से आप लोग ऊपर पहुँचे, तो वो जो दृश्य है उसके बारे में बताइए। हाँ, ये आप देख ही सकते हैं, यहाँ दुर्गम पहाड़ियाँ थी, यहाँ पर चढ़ना जो अंत मुश्किल था, पर जो है हमें बहुत जोश था क्योंकि दुश्मन हमारी मातृभूमि में घुस आया था, इसलिए उनको इस जगह से खदेड़ना हमारे लिए यहाँ जरूरी था। और हमने जो है लगातार ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया और दुर्गम पहाड़ी की बर्फीली थी, ऑक्सीजन की कमी थी, पर लेकिन हमें बहुत जोश था और हम लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे थे। और यहाँ पे बत्रा साहब ने कहा था कि आज वह मौका आ गया है जिसका कि हमें इंतजार है, अगर मातृभूमि की हमें रक्षा के लिए हमें खून का बलिदान देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो वही हम लगातार चढ़े और जो 20 जून को हमने .540 को अपने कब्जे में ले लिया। इसी कारगिल युद्ध में कोई ऐसा भी था जिसे दुश्मन की 18 गोलियां लगी, लेकिन बावजूद उसके उसका हौसला टूटा नहीं। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह की ज़बानी सुनिए कारगिल युद्ध में दुश्मन के घुटने टेक देने वाली पूरी दास्तां। इस वक्त में मैं टाइगर हिल के ठीक सामने हूँ और हमारे साथ में एक ऐसे योद्धा हैं जिनको परमवीर पदक से भी नवाजा गया। सर, आज वाकई में ऐतिहासिक दिन है, 25 साल के बाद आज फिर से हम लोग उसी जगह पे उस मसले को चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर एक कहा जा सकता है भारतीय जवानों की वीरता, शौर्य का पराक्रम आप लोगों ने यहाँ दिखाया था। बिल्कुल, ये हमारे सेना के लिए, देश के लिए बड़े फख्र की बात है, गर्व की बात है कि 25 साल पहले इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का वो स्वर्णिम अध्याय लिखा था, जोड़ दिया था। और यही वो पहाड़ियाँ हैं, इतनी आप देख सकते हैं कितनी दुर्गम पहाड़ियाँ, यहाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल, ऑक्सीजन नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इन पहाड़ियों पर चढ़े, लड़े और एक जीत को सुनिश्चित किया, भारत को एक गौरवान्वित महसूस कराने का अवसर प्रदान किया। में है जिसके चलते आपको परमवीर पदक से भी नवाजा गया। आप और आपके साथी किस तरह से उस युद्ध को लड़ रहे थे, आपको भी गोलियां लगी थी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये जो आप पीछे देख रहे हैं टाइगर हिल, जो 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी, इस पहाड़ी पर हम 2 रात और 1 दिन में चढ़ पाए थे। और तीसरी रात का तो वो मंजर ऐसा था जिसको आज भी जब याद करता हूँ तो आँखों से आंसू आते हैं। तीसरी रात सिर्फ हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, 5 घंटे का भीषण युद्ध हुआ। मुझे वो पल याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। कितनी गोलियां लगी थी? 17 बुलेट। 17 बुलेट्स आपके बॉडी में? तो वो साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगे, ऐसे बैठा था ठीक सर, उसकी जहाँ पे गोली लगती है जैसे उसका सर निकला।
बगल में बैठा साथी उसको सीने में गोलियाँ लगती हैं, उसको फेफड़ों से खून निकलता है। हम सब फिल्मों में देखते हैं कि गर्दनें कटते हैं और धड़ चलते हैं। मैंने इस पल को छीना, मैंने इस पल को देखा है कि एक साथी हमारी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, वहीं पर पाकिस्तानी आर्टिलरी का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट जाती है और चारों तरफ खून की बौछारें हो जाती हैं। बिना सर के वो धड़ 2 कदम चलती गिर। मैं देख रहा था लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी। दूसरे साथी के दोनों हाथों में पैर गए। इस तरह से एक एक करके इस तमाम साथी शहीद हुए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हुई। 19 साल का ये लड़का, 2 साल की सर्विस, धैर्य साहस के साथ वहाँ पे पड़ा रहा, डटा रहा, लड़ता रहा और वहाँ से पाकिस्तानी खदेड़ा 500 मीटर नीचे आकर के अपने साथियों को इन्फॉर्म किया और उस इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर दूसरी टीम में जाकर के इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का युद्ध। कारगिल में भारतीय सेना का हर एक शेर अपनी मिट्टी की हिफाजत में बंदूक ताने था और इसी में एक थे संजय कुमार, जो खून से लथपथ थे लेकिन पाकिस्तानियों को मार भगाने के लिए पूरे जोश और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे और पाकिस्तानियों को उन्हीं के हथियार से मात दे दी थी। इस पूरी कहानी को परमवीर चक्र से सम्मानित संजय कुमार की जुबानी सुनते हैं। इस वक्त में मैं बात करता हूं एक ऐसे बहादुर शख्स से जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। हमारे साथ में संजय साहब हैं। संजय साहब, 25 साल हो गए लोग विजय दिवस मना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वो कहानी सुनना चाहता हूँ कि कैसे हमारे देश के जवान उस जगह तक पहुँचे और पाकिस्तानियों को यहाँ से भगाया गया था, वो कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि आप सब देख रहे हैं कि ये पहाड़ियाँ जो हैं बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं, लेकिन इन पहाड़ों पे अगर आप जिसको बोलेंगे ना कि ऊपर तक पहुँचना कोई आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इनमें कोई रास्ता नहीं था। रास्ते के बाद इसमें जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे ऑक्सीजन की कमी आपको होगी। पानी इसमें बहुत कम जगह हैं जो ऊपर वाले जिसमें पानी का स्रोत आपको मिलेगा और अगर ऊपर दुश्मन साथ में बैठा है और फिर ये चीज़ें प्रॉब्लम के साथ में आप ऊपर तक बढ़ना है, काफ़ी मुश्किल था। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती, आधी चुनौती तो इन्हीं मौसम के साथ और इस हालात के साथ कि इसको पार करके कैसे पहुंचेंगे और इसको पार करके जाने के बाद फिर जाके वॉर लड़ना अपने आप में एक आप लगा सकते हैं आइडिया कि अलग से एक्सपीरियंस थे। हर किसी को लगता था कि पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए ही लड़ाई लड़नी पड़ती थी और पहुँचने के बाद दुश्मन के साथ लड़ना। लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग है, जो हमारा चैन सिस्टम है फौज का काम करने का, वो कभी टूटता नहीं और ना कभी वो कमज़ोर पड़ता है। एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा, वो वीरता और शौर्य की जो कहानी है जिसके लिए आपको परमवीर चक्र से नवाजा गया, देश का सबसे कहा जाता है कि जवानों के लिए सबसे वो पदक है, वो क्या क्या कहानियाँ थी जिसके लिए आप और आपकी टीम को बाकायदा सराहा गया? आपकी वो खास कहानियाँ जो है उसमें कहानी में जो मैंने आपको अभी तक जितना बताया मैंने, बस वही एक ऐसी चीज़ें हैं कि टीम लीडरशिप, क्वालिटी। हाँ, और उसमें बस जो लास्ट में जो 475 मस्को वैली का जब ऑपरेशन हो रहा था तो उसमें जो 475 को कैप्चर करने के लिए जो मेरी टीम निकली थी, तो ऐसे दिन का टाइम था उस दिन। एक्चुअली रात को गए थे, रात को कर नहीं पाए और फिर दिन को हमने ऑपरेशन किया। कितने लोग थे? वैसे तो हम पूरी कंपनी बटालियन थी, बटालियन में कंपनी आगे गई थी और कंपनी के में से भी हम सिर्फ 11 लोग गए थे, जैसे 10 वर्क गए थे आगे। तो उस ऑपरेशन में, लेकिन 10:30 बजे ऑपरेशन डे के टाइम पे गया। सबसे बड़ी बात वो थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो ऊपर बैठा हुआ पूरा हर चीज़ दिख रही है उसको कि कौन कहाँ क्या है। निशाना लगाना आसान होता है, आराम से निशाना लेके फायर कर सकता है, अपनी पोस्ट की निगरानी कर सकता है। लेकिन रात के टाइम पे हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल होता था उनकी जगह पहचानना कि वो है कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। लेकिन दोनों साइड से देखें तो उनके लिए भी बेनिफिट था और हमारे लिए भी कुछ एक बेनिफिट थे और कुछ इनके नुकसान थे। तो हमने अपना जो ट्रेनिंग था उसका इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचे। और जो उनकी मेन एक्चुअली जिस अवार्ड के लिए मुझे नवाजा गया था, तो उनके जो फर्स्ट बंकर में 2 यूमजी गनें थी, मशीन गनें थी, जो 17 जाट के ऊपर एक कर फायर कर रही है तो एक हमारे ऊपर कर रही है। उसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। तो उसको हटाने बहुत मुश्किल था। तो उसको हटाने में वो मुझे वो मौका मिला और मेरे साथियों को मौका मिला था और उसी की वजह से ये अवार्ड मिला था।